हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में आज हम वैदिक ट्राइब्स को पढ़ेंगे बिकॉज इसके बाद हमारा टॉपिक बुद्धिज्म, जैनिज्म और 16 महाजनपद होंगे। वैदिक ट्राइब्स के बारे में पढ़ना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमको 16 महाजनपद के डेवलपमेंट का प्रोसेस पता चल सके। अब देखिए, जब भी हम वैदिक ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है बैटल ऑफ 10 किंग्स की, जो कि 14th सेंचुरी बीसी में हुआ था और इसके पूरे डिटेल्स ऋग्वेद में दिए गए हैं। अब बैटल के बारे में जानने से पहले हम कुछ मैप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले अर्ली वैदिक पीरियड का मैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत नाम की एक ट्राइब है। ये वन ऑफ दी ईस्टर्न मोस्ट और इन्हीं के पड़ोस में है कुरु, और भारत और पुरु मिलके कुरु साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इनके अलावा ये भी सारी ट्राइब्स हैं और लगभग सभी ने बैटल ऑफ 10 किंग्स में पार्ट लिया था। अब देखिए, जब भारत जीत गए तो इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट उनके अंडर में आ गया और इस पूरे एरिया का नाम भारतवर्ष पड़ गया, जो कि जम्बू द्वीप यानी कि यूरेशिया का हिस्सा था। कुल मिलाके इस मैप से हमको ये पता चलता है कि उस समय पर इंडिया बिल्कुल ही आइसोलेटेड नहीं था, बल्कि दे न्यू अबाउट ऑल द किंगडम्स जो कि उनके नॉर्थ में थे। लेकिन देखिए, ओरिजिनली उस समय के जितने भी मैप्स हैं वो सर्कुलर होते थे। यूरोपियंस के हिसाब से मेडिटेरेनियन सी उनके वर्ल्ड व्यू का सेंटर थी और इसी वजह से उनके हर एक मैप में मेडिटेरेनियन सी को बीच में दिखाया जाता था। बट दे न्यू अबाउट इंडिया, पर्शिया एंड अफ्रीका। अब ये मैप हिकेशियस नाम के एक हिस्टोरियन ने बनाया था हु बिलोंग टू यूरोप। हाउएवर, जो इंडियन टेक्निक थी ऑफ मैपिंग वो ज्योग्राफिक कम थी और ज्योमेट्रिकल ज्यादा थी, और हमारे मैप्स में माउंट मेरू को सेंटर पे दिखाया जाता था। माउंट मेरू के साउथ में भारत क्षेत्र दिखाया गया है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आर्यखंड और एक अयोध्या। जबकि इंडिया की सोवरेनिटी वेस्ट और ईस्ट दोनों ही तरफ मलेच्छ खंड पे भी थी, यानी कि भारतवर्ष के बाहर, फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। अब देखिए, पुरु और भारत ट्राइब ने मिलके कुरु वंश की स्थापना की थी और इसकी पूरी लीनिएज है जो कि महाभारत में दी गई है। लेकिन कुछ बड़े किंगडम्स उभर के आए थे, फॉर एग्जाम्पल पांचाल, कोसल, विदेह। अब पांचाली से याद रखिएगा क्योंकि ये लेटर वैदिक पीरियड का मैप है। इसके अलावा कुछ पुराने किंगडम्स भी थे, फॉर एग्जाम्पल गांधार। आप देख सकते हैं कि अभी भी सप्त सिंधु रीजन को छोड़ा नहीं गया है, जबकि इधर बांग्लादेश तक छोटे छोटे किंगडम्स की स्थापना हो गई है। इसी में से एक किंगडम है मगध, जो कि आगे चल के बिहार और बंगाल के क्षेत्र को डोमिनेट करेगा। वापस से बात करें 10 राजन वॉर की, तो ये पंजाब में रावी तट के करीब लड़ा गया था। इसमें मेनली दो पार्टीज थीं। एक तो त्रित्सु ट्राइब जिनके राजा भरत थे। भरत वॉज द सन ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, और इनके खिलाफ वेरियस अदर ट्राइब्स ने युद्ध किया था। राजा भरत को हम सुदास नाम से भी जानते हैं, जिनको वशिष्ठ मुनि ने सपोर्ट किया था। दूसरी तरफ थे संवरण, जिनको विश्वामित्र ने असिस्ट किया था। तो आइडियोलॉजिकली इट वाज अ बैटल बिटवीन वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। कहा यह जाता है कि उस समय पर वशिष्ठ रिप्रेजेंटेड कंजर्वेटिज्म, जबकि विश्वामित्र वाज अ लिबरल आइडियोलॉग। इस बैटल के बाद भरत टाइप के लोग कुरुक्षेत्र में सेटल हो गए। इसके अलावा कुरु किंगडम की भी स्थापना हुई। अब देखिए, ऋग्वेद के हिसाब से भरत क्लैन ने व्यास और सतलुज के बीच में अपना सेटलमेंट एस्टैब्लिश किया था और यहीं से रिपब्लिक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नाम भारत भी आता है। अब देखिए, भारतास के खिलाफ जो ट्राइब्स थीं उनकी बात करें तो इसमें सबसे पहले है अलीना, जो कि नूरिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में थे। प्रेजेंटली नूरिस्तान अफगानिस्तान में सिचुएटेड है और इस रीजन के बारे में श्वानजियांग नामक चाइनीज पिलग्रिम ने भी डिस्क्रिप्शन दिया था। इसके बाद ट्राइब थी अनु, और दसराजन युद्ध के बाद देवर नोन एज अंग, क्योंकि इनका सेटलमेंट किंग अंग ने किया था। इनका मेंशन हमको ऋग्वेद के अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण में भी मिलता है। फिर आते हैं भृगु, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक प्रीस्ट पोएट थे। भृगु उनकी लीनेज के थे। अब भृगु क्यों इंपॉर्टेंट हैं? माना यह जाता है कि मनुस्मृति में मनु के अलावा भृगु ने भी कंट्रीब्यूशन किया था जब लास्ट ग्रेट फ्लड हुई थी, जिसके बारे में दुनिया भर के रिलीजियस टेक्स्ट में दिया गया है, और ये एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इवेंट था। अब देखिए, स्कंद पुराण के हिसाब से भृगु भरूच रीजन में आके बसे थे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा इन गुजरात। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इसी ट्राइब ने अथर्ववेद का कॉम्पोजिशन भी किया था और अथर्ववेद में ही हमको
फायर वर्शिप की बात मिलती है, विच इज एविडेंट फ्रॉम दी फायर ऑल्टार्स जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए गए हैं। तो इनका खुद का एक लोकल कल्चर था। इसके बाद आते हैं भलानाज जो कि काबुल के आसपास रहते थे, और बोलन पास का भी नाम इसी ट्राइब के ऊपर रखा गया है। अब देखिए इस रीजन का जो डिस्क्रिप्शन है वो टोलेमी ने अपनी ज्योग्राफी में भी दिया है। टोलेमी को हम मॉडर्न ज्योग्राफी का जनक मानते हैं और इनके मैप्स में इस रीजन को काबुल लिटे कहते थे, और इसी वजह से एंग्लो अफगान वॉर्स के समय पर दुर्रानी एम्पायर को यूरोपियन राइटर्स किंगडम ऑफ काबुल भी कहते थे ड्यू टू दी रेफरेंसेस ऑफ टोलेमी। फिर आते हैं द्रुह्यूज या फिर गांधारीज। गांधार भी प्रेजेंट डे कांधार के पास स्थित था, और इस लोकेशन का डिस्क्रिप्शन विष्णु पुराण में काफी डिटेल में किया गया है। अब देखिए इक्ष्वाकु डायनेस्टी जिनको भगवान राम का लीनिएज माना जाता है, इन्होंने द्रुह्यूज के राजा अंगार को सप्त सिंधु रीजन से बाहर खदेड़ दिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग मंधत्री। लेकिन अंगार के बाद गांधार नाम के राजा सप्त सिंधु रीजन के नॉर्थ वेस्ट में यानी कि गांधार में जाके सेटल हो गए थे, एंड हेंस द रीजन वाज नोन एज गांधार। प्रेजेंटली कुछ राइटर्स का मानना है कि द्रुह्यू वर ऑफ ईरानियन, ग्रीक एंड यूरोपियन एंसेस्ट्री, या फिर ये लोग वाइकिंग सभ्यता से भी जुड़े हुए थे। हमारे पुराणों में द्रुह्यू के राजा प्रसेतास के बारे में दिया गया है जो कि अपने 100 पुत्रों के साथ अफगानिस्तान के नॉर्थ में जाके बस गए थे, एंड दे बिकेम मलेच। और इसी से हमको पता चलता है कि द्रुह्यू वर प्रोबेबली डिफरेंट फ्रॉम दी इंडियन एंसेस्ट्री। इसके अलावा विष्णु पुराण के हिसाब से द्रुह्यू अरत्ता और सेतु रीजन में भी आ गए थे। अरत्ता सेंट्रल एशिया का वो रीजन है जहां पर सुमेर वंश राज किया करता था, और जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था तो आपको बताया था कि आईबीसी के लोग एंशिएंट सुमेरिया से भी ट्रेड करते थे। फिर आते हैं मत्स्य। अब देखिए पुरु वंश कुरु किंगडम में बदल गया। ऐसे ही डिफरेंट ट्राइब्स ने डिफरेंट महाजनपद की स्थापना की। हाउएवर मत्स्य was one of the oldest standing kingdoms during the time of महाजनपद्स, और इनको महाभारत के अलावा आगंतुर निकाय में भी डिस्क्राइब किया गया है। अब इनका डिस्क्रिप्शन ज्यादातर हमको पाली लिटरेचर में मिलता है, और ये कहा जाता है कि ये चंबल रिवर के नॉर्दर्न बैंक पे स्थित थे। मतलब प्रेजेंटली जो वेस्टर्न यूपी का रीजन है वहां पर ये लोग स्थित थे। अब देखिए मत्स्य किंगडम की स्थापना राजा मत्स्य के द्वारा की गई थी जो कि सत्यवती के ब्रदर थे। अब देखिए मत्स्य किंगडम उस समय की जियोपॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव था, बिकॉज सत्यवती वॉज द डॉटर ऑफ चेदी किंग वासु और शांतनु जो कि पुरु वंश के थे। उनकी शादी सत्यवती से हुई थी, और भीष्म इनके स्टेप सन थे। इन सभी चीजों से हमको ये पता चलता है कि उस समय की वैदिक सोसाइटी विक्टोरियन एरा के यूरोप की तरह थी। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्राइब आती है परसु, जो कि पर्शियंस थे। अब देखिए सुमेरियंस और पर्शियंस के बीच में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तरह के रिलेशंस थे। पर्शियंस वर फ्रॉम द लीनेज ऑफ सुमेरियंस, लेकिन जिस समय पर पर्शिया अंडर द एसेरियन एम्पायर सुमेरियन से अलग हो गया था, उस समय पर दोनों ही एम्पायर्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे थे। पर्शियंस और सुमेरियंस के बीच में लेक उर्मिया का डिवीजन था जो कि आज मॉडर्न डे ईरान में है, और लेक उर्मिया के नॉर्थ में स्थित सुमेरिया से पर्शियंस आए थे। फिर आते हैं पुरु। ये एक ट्राइब नहीं थी बल्कि इट वॉज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ क्लैंस, और ये सरस्वती रिवर के बैंक्स पे स्थित थे। इसी वजह से महाभारत में आप इतने बड़े परिवार को देखते हैं जिसमें हर एक व्यक्ति एक दूसरे से रिलेटेड है। पुरुज वर वन ऑफ द मेन ग्रुप्स जिन्होंने किंग सुदास के खिलाफ अपने एलाइज को कंसोलिडेट किया था। इसके बाद आते हैं पानी या फिर पारनी। इनको ऋग्वेद में एक क्लास ऑफ डीमंस बताया गया है बिकॉज दे यूज्ड टू बार्गेन ड्यूरिंग दी सैक्रिफिशियल ऑब्लिगेशंस। मतलब उस समय के जो भी धार्मिक कर्मकांड थे उसमें ये लोग कंजूसी बरतते थे। इसी वजह से इनको डीमन में क्लासिफाई कर दिया गया था। अब देखिए जो पानीस थे उनका कल्चर बिल्कुल ही अलग था, एंड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ फोनिशियंस जो कि सीमेटिक यानी कि जो उस समय की जोइश या फिर यहूदी भाषा थी उसका केंद्र था। अब बाइबल और कुरान में ज्यूज को क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि वो लोग पैसे पे इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट की बात करें तो ज्यूज के एंसेस्टर्स फोनिशियंस को कर्मकांड में कंजूसी करने की वजह से क्रिटिसाइज किया गया है। अब देखिए प्रेजेंट में जो मेडिटेरेनियन सी का ईस्टर्न रीजन है इंक्लूडिंग लेबनान, वहां पर फोनिशियन सभ्यता का जन्म हुआ था, एंड पानीज वर फ्रॉम हेयर। बाद में पानीज ही वानी या फिर वानिका
या फिर बनिया कास्ट बन गए, मतलब दे वर अ सोसाइटी ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। तो ये था हमारा एनालिसिस वैदिक ट्राइब्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।